कल आज और कल लाल गोयल के संग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कार्यक्रम कल आज और कल लाल गोयल के संग का सीधा प्रसारण V4 न्यूज, ग्लोबल टीवी, V4 स्ट्रीम, न्यूज गांव से, संवाद सरोकार न्यूज, ऑर्गन डोनेशन इंडिया फाउंडेशन एवं ज्ञान द्वारा किया जा रहा है। कार्यक्रम कल आज और कल लाल गोयल के संग में हम आपका रूबरू कराते हैं उन विशिष्ट अतिथियों से जिन्होंने अपने जीवन काल में बहुत ऊंचाइयों को छुआ है। और आज मैं स्वागत करना चाहूंगा, बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहूंगा हमारी जो विशिष्ट अतिथि हैं डॉक्टर रुखसाना हसन। आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम कल आज और कल लाल गोयल के संग में। डॉक्टर रुखसाना हसन बहुत ही जानी पहचानी साइकोलॉजिस्ट, ट्रेनर, कोच, मोटिवेशनल स्पीकर, स्पेशल एजुकेटर फॉर अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन एंड डेवलपमेंट हैं। आप स्पेशलाइज्ड काउंसलर हैं ड्रग अब्यूजर्स एंड एल्कोहलिक्स के लिए, और आपका जो तजुर्बा है वो 28 वर्ष का है रिहेबिलिटेशन सेंटर में। आपको पीएचडी है आपकी सोशल वर्क एंड ह्यूमैनिटी में फ्रॉम यूएसए। आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया फ्रॉम मैसूर यूनिवर्सिटी, मास्टर ऑफ आर्ट्स एमए। फिर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया डायबिटिक हेल्थ एजुकेटर फ्रॉम सेंट जॉन्स बेंगलोर एंड पोस्ट ग्रेजुएशन, इसके अलावा एक पोस्ट ग्रेजुएशन और किया इन ह्यूमन राइट्स न्यू दिल्ली से। आपका सेकंड पीएचडी, जो दूसरी आपने पीएचडी की है वो मदर टेरेसा यूनिवर्सिटी से की है काउंसलिंग साइकोलॉजी में। आजकल आप तीसरी पीएचडी कर रही हैं अप्लाइड साइंस में राजस्थान यूनिवर्सिटी से। आपने अपना रिसर्च कंप्लीट किया है प्रोजेक्ट अबाउट CSW बेंगलोर सिटी में, जो कि विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत आता है। आपने रिसर्च की है एडिक्टिव पर्सनैलिटी, वो चाइल्ड डेवलपमेंट साइकोलॉजी CDP में। आपने एक और चिल्ड्रन ऑफ ऑब्जर्वेशन होम्स बॉयज, उनका भी आपने रिसर्च किया है गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका का। आपको इस इतने सब कार्य के लिए, आउटस्टैंडिंग सर्विसेज के लिए, ह्यूमैनिटी जो आपने समाज के लिए किया है, आपको इंदिरा प्रियदर्शनी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। आप किट्टूर रानी चेन्नम्मा गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका का बेस्ट समाज सेवी का जो अवार्ड है उसके लिए आपको नॉमिनेट किया गया। शी वाज अवार्डेड, आपको अवार्ड मिला है आर्ट मंत्रम बेंगलोर से, गो ग्रीन बेंगलोर के नाम का। आपको विमेन्स अचीवर अवार्ड मिला है NA हैरिस फाउंडेशन बेंगलोर द्वारा। आपने अपने जो पेपर्स हैं वो काफी अंतरराष्ट्रीय कॉन्फ्रेंसेस में रखे, उनमें से टर्की इस्तांबुल यूनिवर्सिटी, इजिप्ट, ट्रेंड टीचर्स, और आपने ट्रेन किया टीचर्स को दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद, पुणे और संपूर्ण कर्नाटका को। आप काउंसलर इंचार्ज रही कर्नाटका स्टेट काउंसलिंग सेंटर की, और एडवाइजर रही कर्नाटका स्टेट माइनॉरिटी कमीशन की 2011-2012 में। और आपने एक पायलट प्रोजेक्ट डिजाइन किया भारत सरकार और कर्नाटका सरकार के लिए। आप फाउंडर चेयरपर्सन हैं फर्स्ट, पहला जो रिहेबिलिटेशन सेंटर था उसकी। आप पहली माइनॉरिटी वुमेन हैं इंडिया में जिन्होंने कि इस तरह का बहुत ही चैलेंजिंग प्रोग्राम, जो यूनिक प्रोग्राम था, शुरू किया। आपने मोबाइल कंप्यूटर का एक डिजाइन किया और ट्रेनिंग यूनिट्स का, जिसकी सहायता से आप और मिनिस्ट्री ऑफ लेबर की सहायता से आप बेनिफिट कर रही हैं, काफी कार्य में रत हैं जो माइनॉरिटी गर्ल्स हैं उनको, जिनको की शिक्षा को नहीं मिलती है, शिक्षा नहीं दी जाती है कई कारणों की वजह से। आपको मुस्कुराने वाली लड़की या स्माइली गर्ल ऑफ द टाउन, एक शहर की एक मुस्कुराने वाली लड़की के नाम से कहा जाता है, इंग्लिश में स्माइली गर्ल ऑफ द टाउन आपका टाइटल है। और आपने न्यू डॉन इन द
डार्केस्ट डस्ट जस्ट विथ ए पॉजिटिव स्माइल, ये अंधेरे में भी उजाला कर देती हैं अपनी एक छोटी सी मुस्कान से, बहुत पॉजिटिव मुस्कान से। बहुत बहुत स्वागत है आपका डॉक्टर रुखसाना हसन हमारे कार्यक्रम कल आज और कल लाल गोयल के संग में। डॉक्टर रुखसाना हसन, मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आपने इतने आपने पढ़ाई की है, इतनी आपने शिक्षा ली है, लेकिन और आप इतनी प्रसिद्ध हैं क्योंकि आप कई शहर, पहले हम भी सोचते थे कि आप मैंगलोर की हैं, बाद में पता चला आप बेंगलोर की हैं, और भी लोग बाग आपको हर जगह अपना मानते हैं क्योंकि आपने इतना समाज सेवा की, इतनी आप लोगों से जुड़ी और आपने इतना नाम कमाया। लेकिन कुछ चीज ऐसी हैं जिन्हें अभी लोग नहीं जानते, जैसे आपका बचपन, आप कहाँ पैदा हुई, आपकी प्रारंभिक शिक्षा। तो हम आपसे जानना चाहेंगे डॉक्टर रुखसाना हसन, आप कहाँ पैदा हुई, कहाँ आपका बचपन बीता और आपकी प्रारंभिक शिक्षा, बेसिक एजुकेशन कहाँ पर हुई। डॉक्टर रुखसाना हसन प्लीज। थैंक यू, धन्यवाद मेरा स्वागत करने के लिए। शायद मेरी 25 साल की जितना भी एक्सपीरियंस है आपने पूरा जस्ट में बोल दिया। एनीवे, लेट मी स्टार्ट इट। एक आजकल के जो लाइफस्टाइल है वो उसके हिसाब से मैं अगर अभी बात करती हूँ तो इट विल बी एक अनोखी स्टोरी जैसी हो जाएगी कि अरे इतने मुश्किलात से कोई लड़की कैसे इतना आगे आ सकती है। लेकिन डॉक्टर रुखसाना हसन, हम वो जानना चाहेंगे कि आप जी जी। Okay, thank you, Goel, and I thank all the other sponsors for giving me this privilege. ठीक है, मैं बैंगलोर सिटी में पैदा हुई। मेरे पिताजी केरला के वायनाड के हैं और मेरी मम्मी बैंगलोर की है। बैंगलोर की मतलब वो बैंगलोर से एक 70 किलोमीटर दूर कुनिगल के गांव की है। तो वो मेरे पापा की उम्र बहुत ज्यादा थी, 40 इयर्स थी, बिकॉज मेरी मम्मी बहुत खूबसूरत थी, तो इसीलिए वो ऐसे देखकर वो शादी हो गई। उसके बाद मेरे से पहले 4 बच्चे थे, तो उसमें 2 लड़का और 2 लड़की हो गए थे। एंड जब से मैं मेरी मम्मी के पेट में आई, मैं उस टाइम की कहानी बोलना ज्यादा पसंद करूंगी, क्यों जब मैं मेरे मम्मी के पेट में, जब मेरी मम्मी मेरे टाइम पर जब वो प्रेग्नेंट थी, तो उन्होंने एक ही बोला कि ऑलरेडी मुझे 4 बच्चे, इन लोगों का काम मैं नहीं कर सकती हूँ, अभी ये नहीं हो सकता। मतलब वो उस टाइम पर है ना, अबॉर्शन या ऐसे कुछ इतना इजीली अवेलेबल नहीं था। मतलब अबॉर्शन करने से वो सोचते थे कि इट इज अ बिग क्राइम, ऐसा ये करके। सो शी वाज हैड दैट फोर्स्ड प्रेगनेंसी, मतलब है ना, बचपन से पेट के अंदर से ही मुझे रिजेक्ट कर दिया। तो उसको एडेड फ्लेवर क्या हो गया है, आई वॉज बोर्न वेरी डार्क एंड अगली। तो मैं देखने के लिए इतनी अच्छी है ना, वो बबली बच्ची जैसी नहीं थी, और मेरा रंग इतना गोरा नहीं था। पहले के मेरे 2 सिस्टर्स बहुत सांवले हैं, बहुत गोरे हैं, तो उनको वो भी हो गया, अरे ये इतनी काली पैदा होगी, इसको कैसे शादी करेंगे, इसको कैसे करेंगे। मतलब जब से मुझे 5-6 साल की उम्र से आई स्टिल रिमेम्बर, जब मेरी नानी बोलती थी ये काली पीली है, इसको ज्यादा मत पढ़ाना, इसकी पढ़ाई पर ज्यादा पैसा मत खर्च करना, उसको पैसा उठाकर रखना, उसको दहेज को देना। मतलब वो आई रिमेम्बर व्हेन आई वाज इन फर्स्ट स्टैंडर्ड, सेकंड स्टैंडर्ड आई रिमेम्बर वेरी वेल। जब मुझे नहीं मालूम कि वो दहेज क्या होता है, वो कुछ ऐसे, बट वो जो लफ्ज दहेज का जो लफ्ज था, मुझे ऐसा लगता था दहेज एक बहुत गंदी चीज है, मतलब इट्स अ बैड वर्ड, ऐसे करके दहेज मतलब इट इज अ बैड। कोई किसी का होता था वो दहेज कितना दे रहे हैं, बाप रे ये क्यों ऐसे बोल रहे हैं, दहेज क्यों दे रहे हैं ये। तो बचपन से वैसे ये होकर जब मैं 10th खत्म की, तो बट ओनली वन थिंग, मुझे एक चीज बहुत अच्छी सी मिली कि आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू स्टडी इन अ कॉन्वेंट। मेरे दूसरे भाई, मेरे दूसरे बहनों, वो क्या थे, इतने शार्प नहीं थे, और मे बी वो कॉन्वेंट की लेवल में वो पढ़ नहीं सक रहे थे, तो उन लोगों को गवर्नमेंट स्कूल्स में डाला गया। और मुझे सेकेंड स्टैंडर्ड से मुझे आई रिमेम्बर आई स्टडीड इन सेंट चार्ल्स इन सेकेंड स्टैंडर्ड। मेरी जो टीचर थी वो सिस्टर बेनेट थी।
तो घर से ना हर हमेशा हमारे घर में जो है वी बिलोंग टू अ वेरी कंजर्वेटिव मुस्लिम फैमिली। हम लोग शॉपिंग के लिए भी बाहर नहीं जाना चाहिए, कपड़े से लेकर ये गोश्त मच्छी से लेकर तरकारी से लेकर यहाँ तक ज्वेलरी तक घर पर आएगी, जितना होना वो उठा लो एंड फिर वो ले लो। अगर से हम लोग को कहीं भी जाना है तो यू नो रिमेम्बर दोस्त इम्पाला बड़ी सी कार, तो वो ड्राइवर के बीच में ऐसे एक स्क्रीन रहेगा, मतलब ड्राइवर एंड पिताजी सामने बैठेंगे, हम लोग पीछे बैठेंगे। मतलब इतना कंजर्वेटिव फैमिली, ऐसे ट्रेडिशनल काइंड ऑफ थिंग व्हाट दे यूज्ड टू फॉलो। बट आई वाज वन ऑफ द लकीएस्ट वन कि मैं पहले ही देखने के लिए अच्छी नहीं हूँ, तो छोटी सी थी, इतने मोटे मोटे चीक्स थे, एकदम बाल छोटे से थे, तो यू नो आई वाज अलाउड टू गो एंड गिव द टी। मतलब पिताजी के जो भी फ्रेंड्स आते थे, कोई आते थे तो उनको लेकर जाकर चाय देना था, उनसे बात करना। एंड माय इंग्लिश वाज वेरी गुड, वेरी फ्लुएंट। एंड जब भी मैं ऐसे बात करती हूँ तो तब सब लोग है ना, ओ शी स्पीक्स सो गुड, दैट वाज वन एनकरेजमेंट। तभी मैंने सोचा कि ओके, अगर हम लोग जिंदगी में कुछ बनना है, इट इज खूबसूरत ऐसे भी नहीं, हम लोग अच्छे से बिहेव करना चाहिए, मतलब वो अच्छाई हमारे में रहना चाहिए, अच्छे से हंसना चाहिए। सो जो भी अगर कोई भी मुझे गाली भी देता है तो मैं ना बस इतना ही करती थी और कुछ नहीं बोलती थी, और मैं किसी से बात नहीं करती थी। जितना बचपन में बात नहीं किया, अभी उतना ज्यादा बात करती हूँ। So that was one thing. तो आपने इसके बाद, क्योंकि आपका जो बचपन था काफी डिफिकल्ट रहा होगा, क्योंकि समझ सकते हैं कि आपको रिजेक्शन था घर से और सोसाइटी से भी, क्योंकि आप अपने को कहती हैं कि खूबसूरत नहीं थी उस वक्त, लेकिन खूबसूरती तो अंदर की होती है। हालांकि कहने की बातें हैं, लोग बाग अभी भी उस चीज में जकड़े हुए हैं। लेकिन उसके बाद आपने हायर एजुकेशन कहाँ ली? उसके बाद मैंने 10th कंप्लीट नहीं, व्हेन आई वाज इन 9th I was matured, and then they said this girl is matured, no education. ये लड़की अभी मेच्योर हो गई, इसको बिल्कुल एजुकेशन नहीं देना चाहिए। वो टाइम पर 10, 12, ग्रेजुएशन ऐसा कुछ नहीं है, बस लड़की बड़ी हो गई होगी। ये तो एक मेरा सौभाग्य था कि मुझे इतना टाइम 14 इयर्स के बाद मेरा मेच्योरिटी हुआ। तो फिर बहुत सारी रोना धोना ये सब होने के बाद the founder chairperson of Ambedkar College, Mr. V.S. Guber, he was very good, बहुत ही अच्छे मेरे पिताजी के मित्र थे। तब उन्होंने जाकर मुझे प्राइवेट में 10th स्टैंडर्ड किया। तो उसमें भी मेरा क्या कंडीशन था, they allowed me to go from April, May, June, July, August, September, October, सिर्फ 6 months। 7th मंथ में मुझे एग्जाम देना चाहिए। मतलब दे नो दैट यू नो इट इज इम्पॉसिबल, रेगुलर क्लासेस नहीं है, ट्यूशंस नहीं है, कुछ नहीं है, ये कैसे पढ़ेगी? अगर ये 10th में फेल हो जाएगी तो फिर बोलने की तो ये नहीं ना, तू तो 10th में फेल कुछ नहीं कर सकती, ऐसे करके देन दे पुट मी विद दैट चैलेंज। आई गॉट थ्रू 10th। उसके बाद अगेन देयर वाज अ ब्रेक फॉर 1 year की वी विल नॉट अलाउ हर टू गो फॉर हर फर्स्ट ईयर पीयूसी, सेकंड ईयर पीयूसी। उसके बाद ऐसे यू नो एवरी टाइम नॉट ईटिंग फूड। और उस टाइम पर मेरा ये रिकॉर्ड था कि 5 दिन 6 दिन मैं बगैर खाने के बगैर मैं रहती थी, मतलब इतनी जिद्दी। मे बी बिकॉज ऑफ दैट जिद आई वाज एबल टू कंप्लीट माय ग्रेजुएशन, एंड देन आई वाज नॉट एबल टू डू माय पोस्ट ग्रेजुएट बिकॉज शादी हो गई, सब ये हो गया। उसके बाद आई गॉट मैरिड टू मैंगलोर, इतने से छोटे से गांव में। मतलब वो ऐसे कोई एक औरत को भी देखते हैं तो वो पूरा ऐसे करके वो फिर ऐसे देखेंगे। मतलब एक औरत को भी अगर देखना है, मर्द को देखने की बात ही नहीं है, तो फिर कैसे चलेगा? देन माय फादर इन लॉ एनकरेज्ड मी अ लॉट। उसके बाद आई अप्लाइड फॉर मैसूर यूनिवर्सिटी फॉर माय पोस्ट ग्रेजुएशन सोशियोलॉजी। उसके बाद देन इन 94 आई मेट Savita Hande, who was the DCP over in Commissioner Office, and she was an admin. So वो ऐसे मुझे एक फंक्शन में देखकर, रुखसाना will you join us? We have started एक हेल्पलाइन हम लोग ने शुरू किया है, will you join us in that helpline? Then I said yes, sure, why not? ऐसे यही करके उसके बाद वहां जाकर देखने से
I don't know whether it was my voice, my approach, मैं उन लोगों को समझ सकती थी क्या करके नहीं, because whenever there was a case, I used to talk to them like 1 साल 2 साल से वो केस सॉल्व ही नहीं हो रहा है सर, 1 या 2 सेशन मेरे साथ बैठ के वो बात करके द केस वाज सॉल्व्ड एंड एमिकेबली। किस तरह केस करती थी सॉल्व अप? ये एक कमिश्नर ऑफिस में एक हेल्पलाइन दे हैड स्टार्टेड। When they started that helpline, it was basically for the family problems. Husband and wife का problem रहेगा, बच्चों का या माँ बाप का problem रहेगा, anything related to that domestic. That is the time when I really had to blow my heads. इतना सारा problem और कैसे लोग कैसे ये कर सकते हैं? मतलब हमारे घर में हम लोग वैसे problems नहीं देखे हैं। हाँ, छोटा मोटा झगड़ा होता है, ऐसा होता है, ओके ठीक है, बट इतना जोर से किसी को मारेगा, इतना जोर से किसी के साथ इतना डोमेस्टिक वायलेंस ऑन टू द टॉप। एक केस मैंने देखकर मेरे होश उड़ गए। मैंने बोला नहीं, आई हैव टू डू समथिंग। ये प्रॉब्लम सिर्फ आज का प्रॉब्लम नहीं है। मतलब वो रात को आके कंप्लेंट देगी, पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट देगी, सवेरे वो काउंसलिंग सेंटर को भेजेंगे, तब भेजेंगे नहीं मैम मैंने कंप्लेंट दे दिया, वैसे भी वो मेरा पति है, मुझे कंप्लेंट वापस लेनी है। We are helpless. Why is this? Morning में वो day रहती है और night में वो night हो जाती है, फिर again morning she has a different version. That means the problem is even with the wife. It was not only the husband. Then I spoke to the counselors and other things. What exactly do you think? So यहाँ से मेरा वो research शुरू हुआ। यहाँ से मेरा research शुरू होने के बाद I opted to work in Central Jail, Bangalore. उस टाइम पर वहां के जो डीजीपी थे वो एचटी रमेश थे, द मोस्ट वंडरफुल पर्सन आई कैन से। आई जस्ट वेंट एंड टोल्ड हिम सर दिस। ऐसे वो एक ब्लैंक ऑर्डर मुझे दे दिया। नॉट ओनली इन बैंगलोर सेंट्रल जेल, जितने भी डिस्ट्रिक्ट जेल्स हैं, यू आर अलाउड टू गो एंड डू द काउंसलिंग एंड गिव मी द रिपोर्ट। दैट इज वेयर आई अंडरस्टूड प्रॉब्लम लड़ाई झगड़ा का नहीं है, प्रॉब्लम पैसे का नहीं है, प्रॉब्लम मियां बीवी का नहीं है, प्रॉब्लम किसी और चीज का नहीं है, प्रॉब्लम काम धंधे का नहीं है। ये द कोर प्रॉब्लम ऑफ द सोसाइटी वाज समथिंग एल्स। सो दैट इज वेयर आई केम टू एन कंक्लूजन, दैट इज वेयर आई स्टार्टेड माय अदर रिसर्च। तो आपने पीएचडी की, उसके बाद पहले तो और जगह से भी एमए किया आपने, पोस्ट ग्रेजुएशन आपने दिल्ली से भी किया। हाँ। तो ये इतना आपने पढ़ने का क्यों चालू? जब आप काउंसलिंग शुरू हो चुकी थी तो पढ़ाई भी आपको एक जुनून था पढ़ाई का कि हमें को पढ़ना ही है आगे? नहीं, मेरा एक आप देख सकते हैं कि मेरा पढ़ाई जो भी है, इट इज एवरीथिंग रिलेटेड टू द बिहेवियर। व्हाट डज ह्यूमन राइट टेल्स, what is the sociology? पहले sociology मैंने किया, what exactly it is, then I said no, sociology should be related to the psychology, फिर वहां से किया। then from St. John's Medical College I did about nutrition, project hope मैंने किया, because खाने पीने से लेकर रहने तक what you input, that is the output। तो जब when we talk about a problem, we just shouldn't see the upper layer। जब तक हम लोग को ये नहीं मालूम होता है कि दी इनर लेयर उसमें क्या है, तब तक जितना भी आप अगर उसको पैचअप करते रहेंगे तो अंदर से सड़ता जाएगा। मतलब मैं सिंपल एग्जांपल देती हूँ। इफ यू फाइंड द फ्लोर इज वेट, प्लीज लुक एट योर रूफ, सेट द रूफ एंड नॉट द फ्लोर। जी तो ये रखे, उसके बाद आई अंडरस्टूड व्हाट वाज द कोर प्रॉब्लम। और ये कोर प्रॉब्लम सिर्फ मैं पोस्ट ग्रेजुएशन की, दैट वाज नॉट एनफ। इसमें मुझे एक डीप रिसर्च करना चाहिए था। दैट वाज द टाइम जब मैंने विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट में रिसेप्शन सेंटर में किया, गर्ल्स होम में किया, फिर ऑब्जर्वेशन में किया। उसके बाद आई ऑल्सो हैड एन रिपोर्ट फ्रॉम द सेंट्रल जेल। ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने ये करके ह्यूमैनिटी एंड सोशल वर्क, सो दैट वाज अगेन कोरिलेटेड। ये सब चीज है, बट आई डोंट हैव द टूल टू काउंसिल। काउंसलिंग ऐसे ही नहीं हो जाती है। मैंने इंजीनियरिंग किया एंड मैं 2-3 ट्रेनिंग प्रोग्राम कर दी और मैं बहुत बड़ी काउंसलर बन गई, नहीं। दिस विल नॉट रियली हैपन। If you really have to happen, you should know the tool, the research tool. आपका tool क्या है? What is the tool? What you have found that this is the problem and this is the solution.
कोई भी रिसर्च क्या होती है, इट इज जस्ट द थियोरी, हम लोग के पास उसका प्रैक्टिकल क्या नहीं है। बट मेरा रिसर्च पहले मैंने प्रैक्टिकल किया, उसके बाद मैंने थियोरेटिकल किया, उसके बाद आई सबमिटेड माय पेपर्स। तो अब आपने उसके बाद पहली पीएचडी ली, फिर दूसरी पीएचडी ली, अब आप तीसरी पीएचडी भी कर रही हैं, तो इसका कोई अंत आएगा या आप पीएचडी पे पीएचडी करती चली जाएंगी और एक वक्त ऐसा आएगा कि पता चला कि भारत में सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी औरत डॉक्टर रुखसाना हसन है? आपके मुंह में घी शक्कर नहीं, ये मेरा लास्ट पीएचडी, मैं जहां तक अभी मैं सोच रही हूँ कि ये मेरा लास्ट पीएचडी, इतने साल का अनुभव, इतने साल का रिसर्च, इतने साल का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, इतने साल का जो भी मैंने 1-to-1 बात किया है, ये प्रॉब्लम्स मैंने जो भी किया है, इसका सब द फर्स्ट ऑन माय फर्स्ट पीएचडी मैंने सोचा कि द कोर प्रॉब्लम इज एडिक्शन। कोर प्रॉब्लम इज नॉट एडिक्शन, द कोर प्रॉब्लम स्टार्ट्स माँ के पेट के अंदर से शुरू होता है। जब वो बच्चा बाहर आता है, हम लोग क्या बोलते हैं, इट इज अ न्यू बॉर्न बेबी। नो, द न्यू बॉर्न बेबी हैज एन हिस्ट्री ऑफ 9 months। सो वो जो भी 9 months रहेगा, वो 9 साइकिल में डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस, डिफरेंट डिफरेंट मेथोडोलॉजी में वो रिप्रेजेंट करते रहेगा। सो usually what we do, we just see, look at the mother, and then we feel that okay, this is what it is, this is how it has to be. But the actual problem, अगर से माँ के पेट में, अगर पहले के इसमें देखो, I remember जब मैं pregnant थी, तो what exactly my grandmother used to tell, बाहर नहीं जाना है, 6 के बाद बाहर नहीं जाना है, ऐसे नहीं करना है, सर पर कपड़ा पहनो, पेट पर कपड़ा डालो, आंख पर ढको, ऐसे नहीं करना है, हार्ड म्यूजिक नहीं सुनना है, ये सब now I understood that these are the core moral values in a pregnant woman. That is, I can see the 3 differences. मेरे जो बच्चे हैं, वो 3 बच्चे का I started researching. Okay, when I was pregnant for him, what happened? When I was pregnant for her, what happened? जब मैं 3rd बच्चे को pregnant थी, तब क्या हुआ? Only then I understood, okay, what pregnancy plays. उसके बाद I started telling everybody, okay, this is how you have to be, and this is how you have to do it. And I have also seen एक कपल को मैंने काउंसलिंग करके देखा, और दूसरा कपल ऐसे जनरली वो ये कर गए, एक ही घर में, एक बड़ी बहन और एक छोटी बहन. We can see the difference in the children. So that is the reason I want this early childhood detection and development जो है, this is the reason where I can start womb to tomb. ओम में जो रहेगा वही टूम में जाएगा. तो आपका मानना है कि जब भी कोई भी लेडी प्रेग्नेंट होती है, तब से ही उसका आचार विचार बहुत शुद्ध होने चाहिए, बहुत अच्छे होने चाहिए, जिससे कि जो बच्चा है उसमें बहुत अच्छे मॉरल वैल्यूज आए, और वो बच्चा आगे बढ़ के कोई भी गलत कामों में लिप्त ना हो. तो आप ये ड्रग एब्यूज और अल्कोहलिज्म में, फिर उसमें आपका आना कैसे हुआ? ओके, ड्रग एंड अल्कोहल, ये तो मैं जब पापा का बहुत बड़ा बिजनेस था, अगरबत्ती का बिजनेस था, और वहां पर नियरली 80 लोग काम कर रहे थे. तो वहां के the whole week, those days the salary was just 50-60 rupees the whole week. इतना पैसा लेकर जाकर फिर नेक्स्ट डे जब मंडे मॉर्निंग वो आएंगे, तो वो बोलेंगे अम्मा हम लोग को थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा चाहिए, घर में रेशन. मैंने बोला कल इतना पैसा लेकर क्या किया? मतलब आई वाज टू स्मॉल एट दैट टाइम, बट आई हैड दैट क्यूरियोसिटी व्हाट हैपेंड. ऐसे करके फिर उसकी बीवी वो इतना बड़ा मुंह सूजन करके आएगी, बोलेगा वो कल जाके पूरा, मतलब वी डोंट नो, अगर वो पी लिया बोले तो वी डोंट नो व्हाट एग्जैक्टली इट इज. वो टाइम पर तो सिर्फ अल्कोहल ही सबसे बड़ा ड्रग था, and nothing more than that. एक अल्कोहल था और दूसरा सिगरेट था, and we were not knowing any other kind of drug. So those were the days when I saw what exactly was alcohol and things like that. Then later on, when I saw the near and dear ones who were really getting into it, उसके बाद when I communicated with Dr. Chandrasekhar Nimhan से, वो लोग क्या बोलते हैं कि एक
अल्कोहलिक या एक ड्रग एडिक्ट, ये समाज के लिए एक सड़ी हुई तरकारी है, एक रॉटन वेजिटेबल है। जब मैंने इन लोगों के साथ बैठा, बात किया, उन्होंने मुझे इतनी सारी गालियां दिया, फिर भी मैं बोला अच्छा अच्छा अच्छा, बस इतना ही। उसके बाद अरे मैं इतना गाली दे रहा हूँ, तूने मुझे गाली दे रहा था, अरे मैं सोच रही तू अपने आप को गाली दे रहा था। उसके बाद वो एकदम होके एकदम रोने लग जाए। Then I understood why exactly these children, why these people are like this. Only then I could understand, हाँ इन लोगों के लिए कुछ सच में कुछ करना चाहिए। The love, the passion, the kind of connection what I had. उसके बाद I took एक अल्कोहलिक को लिया, फिर दूसरे ड्रग एडिक्ट को लिया, फिर तीसरे ड्रग एडिक्ट को लिया, फिर चौथे ड्रग एडिक्ट को लिया, और मेरे केसेस इतने सक्सेसफुल होने लगे। जो बंदा शराब पी के मुझे शैतान बोल रहा था, वो होशो हवास में वो मुझे अपनी माँ बुला रहा है। मतलब एक शैतान से माँ बनने का जो जर्नी है, जो सफर है, इट इज इनक्रेडिबल। उसका शराब की लत छूट गई? यस, शराब की लत छूट गई, उसने शादी कर ली, उसने पूरी पढ़ाई की, उसको बच्चे हैं अभी, एंड अभी टॉप मोस्ट कंपनी में वो ट्रेनर है, मैनेजर है, डॉक्टर है। डॉक्टर रुखसाना हसन, कभी आपको ऐसा नहीं लगा कि जो आप कर रही हैं यहाँ पे, आप क्योंकि आप एक मुस्लिम परिवार से आती हैं, एक लड़की हैं, और आपको जब आप ड्रग्स एडिक्ट के बीच में या अल्कोहल पीने वालों के बीच में बैठती हैं, और वो लोग, सबको पता है कि नशे की हालत में उनको खुद अपना होश नहीं होता, तो क्या कितनी कितनी गंदी बातें भी करते होंगे, तो आपको कभी डर नहीं महसूस हुआ कि मैं कहाँ गलत उसमें आ गई? ऐसे तो डर नहीं लगता है, बट मैं एक वाकया बोलना पसंद करूंगी यहाँ। मैं एक रिहैबिलिटेशन में थी, लगभग 5 बजे है, 5 बजे है, तब पूरे स्टाफ से भी जाकर हुआ था, तो सिर्फ एक रेलवेज का सुपरिटेंडेंट आए हुए थे, मैं उनसे बात कर रही थी। मतलब वो मेज़नाइन फ्लोर में वर्कशॉप था, फर्स्ट फ्लोर में ऑफिस था एंड ट्रेनिंग सेंटर था, सेकेंड फ्लोर में वी हैड अबाउट 60 ड्रग एडिक्ट्स एंड अल्कोहलिक्स, उसके टॉप फ्लोर में इट वाज रिक्रिएशन, फूड एंड किचन, ऐसे करके एक पूरे कॉम्प्लेक्स में था। तब आई वाज ऑन द फर्स्ट फ्लोर एंड दीस बॉयज वर ऑन द सेकेंड फ्लोर। ये पूरे लड़के लोग पूरा डोर वोर खोल के, बिकॉज दे आर टोटली अंडर लॉक एंड की, मतलब वो अपने होश में नहीं रहते, जी जी, तो दे विल बी अंडर लॉक एंड की। तो उन्होंने ऐसे ये करके खोल के, दरवाजा खोल के 60 लोग में 40 लड़के लोग, 20 लोग पहले आए। तो मैंने बोला ये लड़के लोग क्यों नीचे आ रहे हैं, मतलब उसके मेज़नाइन फ्लोर में जो वर्कशॉप है वहां पर एक बड़ा सा ताला लगा हुआ है एंड देयर बी वॉचमैन देयर, बाहर बैठता है वॉचमैन। तब 20 लोग बाहर नीचे आ गए, मैं बीच में हो गई, वापस 20 लोग आ गए। उनके हाथ में क्या था, एक के हाथ में चाकू था, एक के हाथ में लकड़ी थी, एक के हाथ में पता नहीं क्या क्या करके। जी जी, ऐसे मैं बीच में होगी, सैंडविच जैसे होगी। मैंने सिर्फ वहां पर एक सिलेंडर था, आई कैन स्टिल रिमेम्बर दैट, ऐसे फुल सिलेंडर, एक सिलेंडर ऐसे मैंने उठाया, बोलो सब लोग जो भी हथियार लेके नीचे डालो और ऊपर जाओ। I don't know what was that, whether I was a devil or an angel, I don't know. So आप उसमें उतनी परेशानियां बच गई। समय का अभाव है, बहुत बढ़िया आपने बातें बताई, बहुत कुछ सुनना चाहते हैं आपसे, क्योंकि आपका जो जीवन है कितना संघर्षपूर्ण रहा बचपन से, पैदा होने से पहले से, लेकिन उसके बावजूद भी आपने जो अपना नाम कमाया है। तो अगर कोई कहता है कि आप बदसूरत हैं, मेरे ख्याल से वो उसकी सोच शक्ति, उसकी बुद्धि ही बदसूरत है, क्योंकि जो आपकी खूबसूरती है, वो जो अंदरूनी खूबसूरती है, उसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। तो जैसे कहते हैं गॉड जो है वो अगर किसी चीज में कहीं कोई कमी रखाता है तो उसका भी कोई मकसद था कि आपको इस तरह करके जिससे आप समाज का बहुत बड़ा कल्याण कर सकें। डॉक्टर रुखसाना हसन, चलते चलते क्या एक छोटा सा क्या संदेश देना चाहेंगे युवा पीढ़ी को? Yes, my message to all the youngsters: if you are demanding anything in your life, that means you will never succeed in that work. Whatever you have, take that, survive and show the results. Supply is not the answer, demand is not the answer. What you gain on your own experience, be yourself and be you.
बहुत 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 धन्यवाद डॉक्टर रुखसाना हसन। और आज का कार्यक्रम कल, आज और कल लाल गोयल के संग का सीधा प्रसारण V4 न्यूज, ग्लोबल टीवी, V4 स्ट्रीम, न्यूज गांव से, संवाद सारोकार न्यूज के अलावा फेसबुक और यूट्यूब पे भी किया गया। एंड अवर एंडेवर इज टू ब्रिंग टू यू एवरीडे न्यू टॉपिक इन अवर मॉर्निंग एडिशन ऑफ मीडिया कॉन्फ्रेंस विद लाल गोयल एट 10:30 AM। एंड टुमारो अवर प्रोग्राम, द टॉपिक इज सक्सेस मंत्रा फॉर बिजनेस। And our panelist are Professor Dr. Mohanlal Agarwal, President, Indo-Gulf Management Association, Dubai, former Professor of Marketing, Innovative and Management, IIM Lucknow, Dr. H. Chaturvedi, Executive President, EPSI, Professor and Director, Birla Institute of Management Technology, Greater Noida, Mr. Jareer Overman, Director, Intralc, Co-founder, FluidMeet, UAE, Mr. Gyan Prakash Srivastav, Business Head, North India, Manyavar, Mohi and Townev, New Delhi. So please tune in tomorrow for media conference with Lal Goयल at 10:30 AM। बहुत बहुत धन्यवाद आपका डॉक्टर रुखसाना हसन की आज आप हमारे संग जुड़ी और इतनी अच्छी बातें बताई। बात बहुत करना चाहते हैं लेकिन समय का अभाव है, लेकिन पूरा हम समझते हैं कि जो भी आज आपने बोला है, इतना इसका इम्पैक्ट पड़ेगा हमारे दर्शकों पे, और खासकर जो जरा भी ड्रग एडिक्ट या किसी भी गलत व्यसन में है, उन्हें सोचने को बाध्य करेगा कि जिंदगी कितनी खूबसूरत है, कि एक जो जिसको बदसूरत का नाम दिया गया था, आज वो इतनी खूबसूरत होके अपनी स्माइल, पॉजिटिव स्माइल से पूरे शहर में जानी जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर रुखसाना हसन हमारे संग जुड़ने का। बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद दर्शकों आपका कि आपने हमारा प्रोग्राम देखा। बहुत बहुत धन्यवाद।